चलिए तो फिर आज हम लोग इसमें देखेंगे। जो आप लोग इसमें देख रहे होंगे यूनिट 1, जो अभी इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि संसाधन, उसके बाद से भूमि, ये सब पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 के ख नंबर, जो कि जल संसाधन है। और जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी प्राकृतिक संसाधन है। और देखिए, जो जल है ये मानव यानी हम लोग के लिए और जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उन लोगों के विकास और अस्तित्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है, क्योंकि जल के बिना जीवित रहना बहुत ही असंभव बात है। ठीक है। और जल एक ऐसा चीज़ है, इसका दूसरा विकल्प भी नहीं है, यानी अभी तक जल का दूसरा विकल्प नहीं मिल चुका है। ठीक है। देखिए, अगर जल की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि मानव एवं सजीवों के अस्तित्व तथा विकास के लिए जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, जैसे ठोस, तरल और गैस। ठीक है। ठोस अवस्था में कैसे पाया जाता है? तो बर्फ के रूप में। तरल अवस्था में जैसे हम लोग इसका यूज करते हैं जैसे पीने वगैरह में। और उसके बाद से ये आपका गैस अवस्था हो गया कि जब वह भाप बनता है तो भाप के रूप में जो होता है वो गैस अवस्था में होता है। तो जल ये कौन कौन सा अवस्था में? तो ठोस अवस्था में, तरल अवस्था में और गैस। यानी जो जल है ये जल तीनों अवस्था में पाए जाएंगे, ठोस, तरल और गैस। ठोस के रूप में जो होगा वह बर्फ के रूप में होगा, और तरल रूप में यानी जो हम लोग सेवन करते हैं, गैस के रूप में यानी भाप के रूप में। ठीक है। अब हम लोग आएंगे कि जो देखिए यहाँ पर लिखा गया है निर्माण, यानी जल बना कैसे है। तो जल जो बना है वह बना है हाइड्रोजन के दो अणु, यानी हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु को मिलकर के जल का निर्माण हुआ है। अगर हम लोग इसको देखेंगे विश्व स्तर पर इसका वितरण, यानी विश्व स्तर पर, यानी समझिए कि पूरे पृथ्वी पर इसका वितरण दो भागों में हुआ है। एक है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। आप लोग गोलार्ध देखे होंगे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा कम है, जैसे नदी, झील वगैरह इसमें पाया जाएगा। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में महासागर है, इसलिए वहाँ पर जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपका हो जाएगा स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल, ये हो गया स्थल मंडल। और दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा आपका जल मंडल। ठीक है। चलिए देखिए, यानी हमारे पृथ्वी पर जो दक्षिणी गोलार्ध है इसको जल मंडल इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर महासागर अधिक है और जल की जो मात्रा है वह अधिक मात्रा में है। ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध को स्थल मंडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर स्थल अधिक है, यानी भूमि अधिक है, यहाँ पर जल कम है। आप लोग ये भी देखोगे कि पृथ्वी का 71% जो हिस्सा है वह जल से ढका हुआ है, लेकिन ये 97% के जो आसपास है, यानी 96.5, उसको हम लोग 97 मान लेते हैं। 97% जो जल है हमारा वह किस पे है? महासागरों में है। ठीक है। और जो महासागर में है तो वह किस प्रकार का जल होगा? तो खारा जल होगा, यानी नमकीन जल। ठीक है। और 3% में जो जल है वह पीने योग्य, यानी कुछ बर्फ के रूप में है, कुछ भूमिगत जल है। ठीक है। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर जल के स्रोत। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा गया आपको, देखिए जल का स्रोत, यानी जल का जो भंडारण है वह कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। तो जल के स्रोत में हम लोग देखेंगे, जल का स्रोत 4 प्रकार से हो जाएगा। पहला हो जाएगा आपका भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल। ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा भूमिगत जल, भूमिगत जल। देखिए, और तीसरा आपका हो गया वायुमंडलीय जल, वायुमंडलीय जल। और यहाँ पर चौथा आपका हो जाएगा महासागरीय जल, महासागरीय जल, महासागरीय जल। देखिए
जल का स्रोत कितना हो गया? 4। कौन कौन? भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि ये जो भूपृष्ठीय जल हैं इसके बारे में जानेंगे। यानी भूमि के ऊपर, जो जमीन के ऊपर, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया या छोटे बड़े जलाशय हो गया, उसमें जो जल पाए जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूपृष्ठीय जल। यानी भू मतलब भूमि जमीन, और पृष्ठ मतलब उसके ऊपरी हिस्सा, यानी जमीन के ऊपर जो पाए जाने वाले जल है उसको हम लोग भूमिगत भूपृष्ठीय जल बोलेंगे। ठीक है। अब आएंगे हम लोग भूमिगत जल के बारे में। ठीक है। देखिए, भूमिगत जल का मतलब भूमिगत यानी भूमि के अंदर, गत मतलब गहराई में, भूमि के गहराई में पाए जाने वाले, यानी जो भूपृष्ठीय जो जल है वह रिस करके भूमि के अंदर जब जाएंगे। आप लोग जब मृदा में पढ़े होंगे तो जो मृदा का निर्माण हुआ है उसके सबसे निचला जो सतह होता है वह मूल चट्टान का होता है, यानी कि जो कठोर चट्टान है उस चट्टान पर ये जल जाकर के रुक जाता है। यानी भूपृष्ठीय जल जो है रिस करके भूमि के अंदर जाता है और मेन जो चट्टान है उस पर जाकर के इसका भंडारण होता है, जिसको हम लोग नलका के द्वारा यानी ड्रिल करके पाइप से उसको निकाल करके यूज करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूमिगत जल। इसके बाद हम लोग आएंगे वायुमंडलीय जल। तो देखिए, वायुमंडलीय जल यानी ये क्या होगा कि भाप के रूप में, जब ये भूमिगत भूपृष्ठीय जल भाप के रूप में गर्म होता है और गर्म होकर के जब जा करके बादल बन जाता है और फिर बारिश होता है, यानी जो बादल बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय जल। ठीक है। यानी भाप के रूप में ये भूपृष्ठीय जल, जब भूमि के ऊपर का जल गर्म होगा और भाप बनेगा और उड़ करके जाकर बादल बनेगा, फिर उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय जल। महासागरीय जल। तो देखिए, महासागरीय जल यानी समुद्री जल। महासागरों में जो जल हैं उनको हम लोग महासागरीय जल बोलेंगे। सबसे ज्यादा महासागरीय जल का भंडार अधिक है। देखिए, अब क्या होता है कि ये तीनों का जल चक्र एक आप लोग देखे होंगे इस तरह का। देखिए क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि ये जल चक्र हो गया, जल चक्र। ठीक है। जल चक्र में क्या होगा कि मान लीजिए कि ये हो गया भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल। ठीक है। उसके बाद जब आएगा तो भूमिगत जल, भूमिगत जल हो जाएगा, वायुमंडलीय जल, वायुमंडलीय जल। ठीक है। महासागरीय जल, महासागरीय जल। देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले ये वायुमंडलीय जो जल है वह बारिश के रूप में, जब बादल बारिश होगा तो किस पर आएगा? भूपृष्ठीय जल पर, यानी भूपृष्ठीय बनेगा। यानी भूमि के ऊपर जब बारिश होगा तो जल एकत्रित होगा और इसके माध्यम से क्या होता है कि ये नदियों के माध्यम से बह करके कहाँ चला आएगा? महासागरों में। और महासागरों में आएगा, कुछ भूमि के ऊपर जलाशय के रूप में झीलों में रह जाएगा, जो कि फिर वो क्या होगा? गर्म होगा और बादल बनेगा। यानी महासागरों का जो जल है वह गर्म होगा और बादल बन के किस में आएगा? वायुमंडल में। फिर क्या बनेगा? बादल बनेगा, फिर बादल बनेगा, फिर बारिश होगा, फिर कहाँ पर जाएगा? भूमि के ऊपर। और जब ये बारिश होगा तो यहाँ पर भूमिगत जल और ये भूपृष्ठीय जल, भूमि के अंदर वाला जल क्या होगा? रिसेगा और रिस करके किसका निर्माण होगा? भूमिगत जल का। ठीक है। तो ये चक्र लगा रहता है, यानी ये चारों जो स्रोत हैं जल का, ये चारों एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है। अगर बारिश नहीं होगा तो भूमिगत जल का लेयर नीचे चला जाएगा, यानी भूमिगत जल का जो मात्रा है वह कम हो जाएगी, भूपृष्ठीय का भी कम हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से अजब, यानी कहने का मतलब है कि इन सभी के पास अगर जल होगा तभी नदियों के माध्यम से महासागरों के पास आएगा। हालांकि महासागरों के पास तो और बहुत अधिक मात्रा में जल है। चलिए, तो ये आप लोग देख लिए जल के स्रोत। इसके बाद हम लोग देखेंगे जल का उपयोग। अगला टॉपिक आप लोग का है जल का उपयोग। देखिए, जल का उपयोग, ये तो बताने लायक टॉपिक है नहीं, अलग
कि आप लोग जानते होंगे जल का उपयोग के बारे में। यानी पानी का उपयोग हम लोग जैसे घरेलू काम में, घरेलू कार्य, ठीक है, कृषि कार्य, उसके बाद से जल विद्युत, चौथा लिख लीजिए उद्योग धंधे, उद्योगों को चलाने के लिए, पांचवा लिख लीजिए यातायात के लिए, यातायात हो जाएगा। और इसके बाद से आपको छठा हो जाएगा क्या, तो घरेलू कार्य के लिए, कृषि के लिए जल, हाँ इसमें हो जाएगा आपको मछली पालन के लिए, ठीक है। सातवां हम लोग लिख सकते हैं जल कृषि के लिए, जल कृषि। अच्छा, जल कृषि का मतलब आप लोग बताइए कमेंट में, इसमें किसकी खेती हो सकती है, ठीक है। इस तरह से यानी जल का उपयोग जो है, अच्छा घरेलू कार्य में ये सभी आ जाएगा, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सब कुछ आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए यानी जल का उपयोग, ये तो बताने लायक टॉपिक नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि पानी का हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं, ठीक है। घरेलू कार्य के लिए यानी कपड़ा धोने के, बर्तन धोने, नहाने, खाना बनाने तक ये सभी चीज़ आ जाएंगे। कृषि के लिए तो खेतों की सिंचाई के लिए जल का हम लोग उपयोग करते हैं, बिजली उत्पादन के लिए जल का उपयोग करते हैं, यातायात के लिए यानी एक जगह से दूसरे जगह जहाज़ों को या नावों को ले जाने के लिए भी जल का इस्तेमाल होता है, जल विद्युत उत्पादन करने के लिए यानी बिजली हो गया, उद्योग धंधों को चलाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। जब शक्ति संसाधन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे जल से बिजली को उत्पादन किया जाता है, मछली पालन के लिए और जल कृषि के लिए। जल कृषि के लिए आप लोग बताइएगा कमेंट में कि जल कृषि में किस किस चीज़ की, यानी जल में किस किस चीज़ की खेती की जाती है, बहुत आसान है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आप लोग का कौन सा हो गया, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, देखिए बहुउद्देशीय परियोजना जो है, इसमें हम लोग देखेंगे बहु का मतलब होता है बहुत यानी अधिक, उद्देश्य यानी बहुत से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और बहुउद्देशीय परियोजना ये जो है नदियों पर बांध बनाकर बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया। जैसे मान लीजिए कि नदी पर जब बांध बनाया जाएगा तो उससे फायदा क्या होंगे, पानी को रोक करके बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं, उस पानी में बिजली उत्पादन कर सकते हैं, उस पानी से मछली पालन कर सकते हैं, खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, पर्यटन उद्योग वहाँ पर विकसित कर सकते हैं। तो देखिए एक योजना क्या किया गया, बांध बनाने की योजना बनाई गई और उससे कितने सारे उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। इसीलिए नदियों पर जब बांध बनाया जाता है तो उसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं कि टिहरी परियोजना, ठीक है। टिहरी परियोजना जो है ये कहाँ पर है, तो आपको उत्तराखंड में है। किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर, ठीक है। कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग आपको हीराकुंड ले लें, हीराकुंड परियोजना जो है ये कहाँ पर है, हीराकुंड परियोजना, देखिए हीराकुंड जो परियोजना है ये महानदी पर है, ठीक है।
और कहाँ पर, तो उड़ीसा में है। उसी तरह से हम लोग अगर आपको भाखड़ा नांगल लिया जाए, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल कहाँ पर है, सतलज नदी पर है, सतलज नदी। और कहाँ पर है, तो पंजाब में है, पंजाब। ठीक है, इसी तरह से एक आप लोग का अलग आ जाएगा कि भारत के जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है उनके बारे में वीडियो बना देंगे। और जब अगले चैप्टर में हम लोग जाएंगे शक्ति संसाधन में, उसमें भी ये सभी बहुउद्देशीय परियोजना को पढ़ना है, यानी नदी घाटी परियोजना को पढ़ना है। तो परियोजना के लिए एक वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आप लोग देख लेंगे कि जो टिहरी परियोजना है यह कब लाया गया था, और इस परियोजना से कौन कौन से राज्यों को लाभ होता है, कितना बिजली का उत्पादन होता है। हीराकुड परियोजना उड़ीसा में है, तो ये कब वहाँ पर स्थापित किया जाता है और इससे किस किस राज्यों को बिजली मिलता है। भाखड़ा नांगल परियोजना है, इसके बारे में देखेंगे। तो इस परियोजना के लिए एक अलग वीडियो आ जाएगा। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना केवल हम लोग को ये जानना था इसमें कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो एक योजना बनाई जाती है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ये बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछता है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो एक लाइन में याद रखिएगा कि बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के वाली योजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, एक और भी पूछता है अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है। यानी अंतर्राज्यीय जल विवाद का मतलब हुआ कि एक राज्य को जल नहीं मिलेगा तो दूसरा राज्य को जल मिलेगा, और एक राज्य को जब बांध बनाने के बाद अगले राज्य को जल कम मिलेगा, तो वह जो विवाद होगा उसी को हम लोग अंतर्राज्यीय जल विवाद कहेंगे। ठीक है, वो तो क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो हो जाएगा। अब देखिए अगला टॉपिक है आप लोग का जल संकट। ठीक है, तो जल संकट में हम लोग देखेंगे ये हो गया आपका जल संकट। जल संकट का मतलब क्या हो गया, जल यानी पानी की कमी। जल संकट का मतलब क्या होगा, पानी की कमी। इसमें हम लोग देखेंगे जल संकट के क्या कारण हैं और इसके उपाय यानी बचने के उपाय। तो देखिए जल संकट के कारण है कि पहला तो जल को प्रदूषित होना, प्रदूषित होना पहला कारण। दूसरा कारण आपका हो जाएगा, दूसरा कारण हो जाएगा जल का असमान वितरण, असमान वितरण। तीसरा कारण हो जाएगा आपका जल की बढ़ती मांग, बढ़ती मांग। ठीक है, चौथा हो जाएगा जल का अति दोहन, जल का अति दोहन। ठीक है, ये देखिए जल के संकट के कारण है, यानी जल संकट मतलब होता है जल की कमी। तो देखिए जल की कमी किन किन कारणों से हो सकता है, तो जल जब प्रदूषित होंगे तो जल पीने योग्य कम बचेंगे तो जल संकट हो जाएगा। जल का असमान वितरण, तो जल का असमान वितरण का मतलब हुआ कि कहीं पर जल अधिक मात्रा में है कहीं पर कम है। जैसे राजस्थान में जल का संकट अधिक मात्रा में क्योंकि वहाँ पर जल की कमी है। जल की बढ़ती मांग, और देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो जल की भी आवश्यकता उतना अधिक बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, जल कम हो जाएंगे। ठीक है, जल का अति दोहन, और देखिए जब जल का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर हमें 1 लीटर में काम चल जाने वाला है तो वहाँ पर हम लोग 4 लीटर खर्च करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा यानी कि
जल को बर्बाद करने से भी जल संकट हो सकता है। अब देखिए इससे बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इससे बचने के उपाय में देखेंगे कि पेड़ पौधे को लगाना अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाना। देखिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना। उसके बाद हो जाएगा दूसरा वर्षा जल को एकत्रित करना। उसके बाद से आपका इसमें हो जाएगा तीसरा जल को प्रदूषित होने से रोकना, प्रदूषित होने से बचाना। ठीक है। चौथा आपका हो जाएगा कम से कम जल का इस्तेमाल करना, कम से कम जल का उपयोग करना। देखिए इसमें जल संकट से बचने का उपाय कौन कौन से हैं कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे तो वातावरण हमारा शुद्ध होगा और बारिश अधिक होगी। जब बारिश अधिक होगी तो भूपृष्ठ जो जल है इसका मात्रा बढ़ेगा। जब इसका मात्रा बढ़ेगा तो भूमिगत जल का भी मात्रा बढ़ेगा क्योंकि पानी रिस कर जाएगा। और जब इसका बढ़ेगा और इस भूपृष्ठ जल वायुमंडलीय जल अधिक होंगे, बादल अधिक बनेंगे तो बारिश अधिक होगा, तो ये बह करके फिर महासागरों में जाएगा तो महासागरीय जल भी अधिक होंगे। यानी पेड़ पौधे को लगाना। ठीक है। उसके बाद से वर्षा जल को एकत्रित करना। राजस्थान वाले इलाकों में देखेंगे कि वर्षा जल को एकत्रित, अच्छा अगले वीडियो में ये आप लोग हम बताएंगे कि जो वर्षा जल को एकत्रित कैसे किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जल को प्रदूषित होने से रोकना, जल को खराब होने से बचाना। उसके बाद कम से कम जल का उपयोग करना। कम से कम जल का उपयोग करने का मतलब ये नहीं हो गया कि नहाना छोड़ दे। ठीक है, नहाना भी है और अपनी आवश्यकता के सारे काम को करना है, लेकिन जल को ज़्यादा बेकार नहीं करना है। यानी कम से कम यूज में, अगर आवश्यकता के अनुसार हम लोग जितना कम से कम जल का इस्तेमाल करेंगे उतने ही हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। जल है तो कल है, आप लोग सुने होंगे, जल है तो कल है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल इसके आगे वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स।